डार्क रूम में सोने के बने आलीशान आसन में लाल रंग का गद्देदार परत लगा था, जिसमें बैठा इंसान अपने कठोर भावहीन आंखों से अपने सामने जमीन पर गिरे आदमी को गिड़गिड़ाता हुआ सुन रहा था। आलीशान आसन में बैठा आदमी का चेहरा इतना लुभावना था कि कोई एक बार देखे तो बस देखता रह जाए, पर उसके लुभावने चेहरे पर कठोर भाव थे, जिस कारण वो इतना खतरनाक देख रहा था कि किसी भी आदमी के रूह को कांपने पर मजबूर कर दे। दिखने में वो जितना ही अट्रैक्टिव था, उतना ही उसका कठोर सख्त भावहीन चेहरा किसी के अंदर अपने लिए खौफ पैदा करवा सकता था। जमीन पर गिरा आदमी जब आलीशान गद्देदार आसन में बैठा आदमी का कठोर भावहीन चेहरा देखा तो अंदर तक कांप गया। उसके पास अपने जान को बचाने के लिए गिड़गिड़ाने का भी हिम्मत नहीं बचा था। आदमी को देखकर वो बस डर से कांपते हुए अपने नजरों को झुका लिया। तभी कमरे का दरवाजा खुला। बाहर से अंदर आता हुआ लड़का दिखने में बहुत अट्रैक्टिव था, पर उसके भी चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो अंदर आते हुए आलीशान आसन पर बैठे आदमी को देख भावहीन तरीके से बोला, सर, आप इसके बकवास को अब तक क्यों सुन रहे हैं? तभी आसन पर बैठा आदमी अपने कठोर मुस्कान के साथ बोला, जैसे मछली बिन पानी का तड़पते हुए मर जाती है, वैसे ही मैं इसे ऐसी मौत देना चाहता कि इसे देख किसी का दोबारा हिम्मत ना हो मुझसे टकराने का। आसन पर बैठे आदमी का कठोर बात सुन जमीन पर पड़ा आदमी डर से पसीना पसीना होने लगा। वो आखिरी बार बोलने का हिम्मत किया, पर तभी उसके पैर पर किसी ने बड़ा कील रख एक बड़े हथौड़े से उस कील पर एक हाथौड़ा मार दिया। आदमी दर्द से चीख पड़ा। आदमी के चीख को सुन आसन पर बैठे आदमी के चेहरे पर कठोर मुस्कान छा गया। आदमी फिर अपने आसन से उठ कठोरता से अपने आदमी के तरफ देख बोला, इसके पूरे शरीर को जख्मी कर जिंदा ही जंगल में फेंक दो, ताकि छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को भी अपना खाना मिल जाए। अपने बात को बोलने के बाद आसन पर बैठा आदमी बाहर से आए आदमी के साथ बाहर चला गया। उस खतरनाक कमरे से बाहर जाने के बाद दोनों कार के अंदर जा बैठ गए। मुंबई के सबसे बड़े बिजनेस कॉलेज शैलेश जे मेहता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में न्यू एडमिशन लिए बच्चों का पहला दिन था। कॉलेज गेट के अंदर आती लड़की, जो करीबन 18 साल की होगी, उसका हाइट 5 इंच था, छोटी सी थी पर दिखने में बहुत प्यारी थी। साथ ही उसकी हरकत भी बिल्कुल किसी बच्चे की तरह था। वो अपने बैग को हिलाते डुलाते हुए कॉलेज के अंदर जैसे ही जा अपने क्लास को ढूंढने को हुई तो उसके सामने सारे सीनियर्स आकर खड़े हो गए। लड़की दिखती तो बिल्कुल किसी 9 क्लास के बच्चे की तरह थी, साथ ही उसके हरकत और आवाज दोनों ही बच्चे की तरह था। जब सभी सीनियर्स को अपने सामने खड़े होते हुए वो लड़की देखी तो पूछ पड़ी, क्या चाहिए आप लोगों को? लड़की के बच्चों वाला आवाज सुन सभी हंसते हुए उसका मजाक उड़ाता हुआ एक सीनियर लड़का बोल पड़ा, यार ये तो अभी किड्स गार्डन में पढ़ने वाली बच्ची लगती है, इसके साथ आखिर क्या किया जाए? लड़की के अंदर दिमाग बिल्कुल ही नहीं था। वो इस कॉलेज में भी अपने बाप के पैसों पर आई थी। उसने अपने दोनों हाथ से अपने सीने को ढक बोला, तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो? लड़की की हरकतों को देख सभी सीनियर्स एक दूसरे को देखते हुए उस लड़की से बोल पड़ा, है हम लोग इस टाइप के नहीं है। ये सुन लड़की को थोड़ा राहत मिला। लड़की अपने हाथ को अपने सीने से हटा ली तो एक लड़की आगे आते हुए पूछी, है बच्ची तुम्हारा नाम क्या है? सीरत, लड़की ने अपने प्यारे आवाज में बोला तो सभी ओ करते हुए एक लड़की उसके कंधे पर अपना हाथ रख बोली, अगर इस कॉलेज में रहना है तो हम लोग का सारा बात सुनना होगा। सीरत सुन तो ऐसे रही थी जैसे सब समझ आ रहा हो, पर ऐसा कुछ नहीं था। वो जो भी बोल रही थी उसके ऊपर से पार होता जा रहा था, क्योंकि वो अपने पिंक कलर के जूते को देखते हुए सभी के बातों को सुनने जा रही थी। तभी एक लड़की उसके चेहरे को उठा सख्ती से बोली, समझ आया? सीरत करे तो करे क्या, उसने तो कुछ सुना ही नहीं था, फिर भी वो उस लड़की को देखते हुए बोली, हाँ अब मैं क्लास जाऊं। सीरत के बात को सुन सभी सीनियर्स एक दूसरे को देखे, फिर सभी जैसे खुद में ही इशारों में बातें कर लिए। फिर सीरत की तरफ देखो लड़की बोल पड़ी, क्लास में जाने से पहले तुम्हें कुछ करना होगा। क्या? सीरत ने बड़े मासूमियत से पूछा। सीरत का कॉलेज में आज पहला दिन था और पहले दिन ही वो सीनियर के रैगिंग का शिकार बनने वाली थी। सभी सीनियर लड़की लड़का दोनों साथ ग्रुप में बैठ सीरत की तरफ देख बोली, जो भी पहला लड़का इस तरफ आ रहा होगा तुम उस लड़के को प्रपोज करोगी। ये बात सुन सीरत का हवा टाइट होने लगा। सीनियर भी खतरनाक थे। एक लड़की सीरत की तरफ रोज बड़ा बोली, इसे देते हुए प्रपोज करना। सीरत अपने बच्चों वाले आवाज में मासूमियत से बोली, मैं ये नहीं करूंगी। ये बात सुन टीना, जो थी तो कॉलेज की क्वीन, पर उसका नेचर क्वीन बनने वाला बिल्कुल नहीं था। वो अपने कोल्ड नजरों से सीरत को देख बोली, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी जिंदगी इस कॉलेज में हेल बना दूंगी। बेचारी सीरत 5 इंच की बित्ती सी प्यारी सी तो थी ही, वो उस लड़की के हाथ से फूलने प्रपोज करने के लिए उसे मानना ही पड़ा। वो ये करने के लिए लंबी सांस ले ही रही थी कि किसी को आता देख, वो कौन है ये देखे बिना एक सीनियर सीरत को आते हुए आदमी की तरफ धक्का दे दी। सीरत बेचारी उस लड़के के सामने अचानक से आ गई।
लड़के ने अपने कठोर नजरों से सीरत की तरफ देखा। जब सभी ने लड़के का चेहरा देखा तो टीना बोल पड़ी, ये तो हैंडसम डेविल है, आज तो ये लड़की गई। हैंडसम डेविल और कोई नहीं बल्कि इस कॉलेज का फाउंडर, वही आलीशान गड्ढेदार आसन में बैठा हुआ आदमी अक्ष रायचंद था। अक्ष किसी काम से कॉलेज आया हुआ था प्रिंसिपल से मिलने के लिए। सभी लोग अक्ष को हैंडसम डेविल इसलिए कहते थे क्योंकि दुनिया का सबसे हैंडसम दिखने वाला सबसे कुरूल इंसान था। अक्ष ने कुरूलता से अपने कोल्ड डार्क नजरों से सीरत की तरफ देखा। सीरत अपने दोनों आंखों को धीरे से खोल अपना चेहरा ऊपर कर अपने सामने खड़े लंबे लड़के के चेहरे को देख दंग रह गई। नीली आंखें, पतली होंठ, खड़े नाक, परफेक्ट स्किन कलर, ऐसा लग रहा था जैसे कुदरत ने बड़े फुर्सत से ये चेहरा बनाया हो। इस चेहरे में तो सीरत पूरी तरह से खो चुकी थी। तभी अक्ष के बगल में खड़ा रोबिन बोल पड़ा, बच्ची बीच से हटो। पर सीरत को तो उस आदमी के अलावा कोई आवाज सुनाई ही नहीं दे रहा था। अक्ष गुस्से में उस लड़की के सामने चुटकी बजाया तो सीरत अपने होश में आ उसे देखी, फिर अपने चेहरे को मोड़ छुपे हुए सीनियर को देखी। सारे सीनियर्स उसे अपने हाथ के इशारे से मना कर रहे थे प्रपोज करने से, पर उस बेवकूफ को लगा प्रपोज करने बोल रहे हैं। तो सीरत अपने गले का पानी गटक ली। तभी अक्ष अपने कड़क आवाज में कठोरता से पूछा, कुछ कहना है? सीरत अपने चेहरे को हाँ में हिला, अपने पीछे रखे हाथ को आगे कर रोज दिखाते हुए जो भी उसके मुंह से निकला वो बोल दी, मैं बहुत सुंदर हूँ। नहीं नहीं, आप बहुत सुंदर है, क्या मेरी गर्लफ्रेंड बनेंगे? सीरत का प्रपोजल सुन बगल में खड़ा रोबिन अंदर ही अंदर हंसने लगा, क्योंकि अक्ष के सामने खुलकर हंसने का हिम्मत तो था नहीं। बाकी सभी छिपे स्टूडेंट को भी हंसी आ गई सीरत के बेवकूफ़ी से भरे प्रपोज को सुनकर। पर अब सभी सीरत के लिए बस प्रे कर सकते थे कि नर्क का राक्षस बेचारी को नर्क का सैर ना करवा दे। अक्ष कठोरता से सीरत को देखा। अक्ष की कठोर नजरों को देखते ही सीरत की सांसें गले में जा अटकी। सीरत अपने कांपती होंठों से अपने गलत शब्द को सुधारना चाहती थी, पर वो कुछ कह पाती इससे पहले ही अक्ष अपने कदमों को सीरत के तरफ बढ़ाते हुए उसे अपने डरा देने वाले कठोर नजरों से देखने लगा। अक्ष जैसे ही अपना कदम सीरत के करीब बढ़ाया तो सीरत अक्ष के डरावने रूप को देख किसी 2 साल की बच्ची की तरह रोना शुरू कर दी। ओ बूहू, ओ बूहू, बूहू। अक्ष का कठोर चेहरा अब परेशानी से घिर चुका था। अक्ष ने अपने कठोर आवाज में पूछा, बच्ची तुम रो क्यों रही हो? रोते हुए सीरत का छोटा सा गोरा नाक लाल हो चुका था, साथ ही रोने की वजह से उसके नाक से पानी भी बहने लगे थे, जैसे छोटे बच्चों के बहते। वो रोते हुए ही अपने नाक को पोंछते हुए बोली, बूहू आपका चेहरा बहुत डरावना है। अक्ष इस छोटी बच्ची से पूरा परेशान हो चुका था। रोबिन अपने बॉस को इतना परेशान कभी नहीं देखा था। अक्ष अपने मन में ही बोला, अभी तो सुंदर बोली थी और अब मैं डरावना हो गया, ये बेवकूफ़ लड़की मुझे पागल कर देगी। सीरत रोते हुए ही किसी छोटी बच्ची की तरह शिकायत करते हुए आगे बोली, आप एक बच्ची को कैसे डरा सकते हो? अक्ष अपने मन में ही बोला, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। अपने मन में ये कहते ही अक्ष अपने चारों तरफ देखा। कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स अक्ष को ही घूरे जा रहे थे। अक्ष को ऐसा लग रहा था जैसे उसका बड़ा से बड़ा क्राइम इस छोटी बच्ची को रुलाने से छोटा पड़ जा रहा हो। अक्ष अपने नीले खतरनाक आंखों से सभी को अपने खा जाने वाले नज़र से घूर कर देखा तो सबके सब झट से छूमंतर हो गए वहां से। सब तो चले गए थे, पर अक्ष इस बच्ची का क्या करे? पहली बार किसी के वजह से अक्ष के माथे पर पसीना आ रहा था, नहीं तो सभी अक्ष को देखकर पसीना पसीना हो जाते थे। अक्ष सीरत के छोटे माथे पर अपना हाथ रख बोला, देखो रोना बंद करो, मैं तुम्हें नहीं डरा रहा हूँ। आज तक अक्ष ने ऐसी बच्ची से डील नहीं किया था, फिर भी बेचारा करे तो क्या करे। उसने अपने जेब से रुमाल निकाल सीरत की तरफ बढ़ा दिया। रोबिन अक्ष को ये सब करता देख हैरान था। उसे तो अक्ष का हालत देख मन ही मन हंसी आ रहा था। सीरत अक्ष का रुमाल ले अपने आंसू पोंछने की जगह अपने नाक को सुरसुर कर पोंछने लगी, जिसे देख अक्ष और वहां मौजूद अक्ष के आदमियों का मुंह बन गया। फिर सीरत अपने नाक को पोंछा हुआ रुमाल अक्ष की तरफ बढ़ाई तो अक्ष उस रुमाल को एक नज़र देखा ही था कि सीरत अक्ष के हाथ को पकड़ रुमाल उसके हाथ में रख पूरी नॉर्मल हो बोली, मेरा क्लास स्टार्ट होने वाला है, मैं जाती हूँ, पर हाँ किसी बच्ची को दोबारा मत डराना आप। ये कह वो तो निकल गई, पर दूसरी तरफ अक्ष जिसे अपना सब कुछ परफेक्ट साफ सुथरा चाहिए, जो अपने आप को थोड़ा सा भी डस्ट पड़ने नहीं देता था, वो अभी उस बेवकूफ़ लड़की के नाक को पोंछा हुआ रुमाल पकड़ा हुआ था। ये देख वो झट से उस रुमाल को नीचे गिरा, बोला, इडियट कहीं की। ये कहते ही अक्ष रोबिन की तरफ कठोरता से देख बोला, वो बच्ची मुझे इस कॉलेज में नहीं चाहिए। ये बोल अक्ष गुस्से में ही प्रिंसिपल के केबिन जाने लगा। दूसरी तरफ सीरत क्लास के अंदर जा सबसे पीछे वाले शीट में जा बैठ गई, ताकि कोई प्रोफेसर उसे देख कोई सवाल ना करे। अक्ष गुस्से में ही प्रिंसिपल के केबिन के अंदर गया। जब प्रिंसिपल ने अक्ष को आता देखा तो वो खड़ा हो अपने कांपते हुए आवाज में बोला, गुड मॉर्निंग सर। अक्ष का मूड ऑलरेडी बहुत गर्म था,
वो शांति से शीट पर जा बैठ कठोरता से प्रिंसिपल की तरफ देखा तो प्रिंसिपल अंदर तक कांप गया। अक्ष के चेहरे को देख प्रिंसिपल समझ गया था, जरूर कुछ तो हुआ है जिस कारण अक्ष सर का मूड बाकी दिन से अधिक खराब है। क्लास में अकाउंटिंग का क्लास चल रहा था। अभी वही सब पढ़ाया जा रहा था जो सभी अपने 11th-12th क्लास में पढ़ चुके थे, पर सारे क्वेश्चन सीरत के सिर के ऊपर से पार होता जा रहा था। सीरत सुनना बंद कर खिड़की की तरफ अपना चेहरे को घुमा बाहर का नजारा देखने लगी। तभी प्रोफेसर उसके सीधे पेन की कैप को फेंके तो सीरत हड़बड़ा कर अपने प्रोफेसर की तरफ देखी। प्रोफेसर उससे खड़े होने का बोल बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिख दिए, फिर सीरत को वहां बुला क्वेश्चन को जोर से पढ़ने का बोल उसे सॉल्व करने बोले। सीरत आगे जा क्वेश्चन को रीड करने लगी अपने धीमे आवाज से। हाउ मच अ पर्सन शुड इन्वेस्टमेंट ईच मंथ टू हैव सेविंग ऑफ 40 लाख इफ इन्वेस्टमेंट कंपनी प्रोवाइड्स 15% पर एनम रिटर्न। सीरत क्वेश्चन तो पढ़ ली पर बनाते कैसे है वो उसे पता नहीं था। सीरत अपने चेहरे को झुका सोचने लगी, काश घंटी बज जाए और ये प्रोफेसर चले जाए। प्रोफेसर चिल्लाते हुए बोला, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने नहीं बोला हूँ, बनाने भी बोला हूँ। सीरत ने मासूमियत से जवाब दिया, सर मुझे कैसे पता होगा इस इंसान ने पैसे कितना इन्वेस्ट किया है। सीरत के जवाब को सुन क्लास में बैठे सभी हंसने लगे। प्रोफेसर अपना सिर पकड़ते हुए बोला, इस कॉलेज में तुम जैसी इडियट का एडमिशन कैसे हो गया? डैड की वजह से। सीरत ने बड़े गर्व से बोला। ये सुन प्रोफेसर का दिल कर रहा था कहीं जाकर वो अपना सिर पटक ले। तभी इस ईयर का स्टेट टॉपर, जिसका फुल स्कॉलरशिप के साथ इस कॉलेज में एडमिशन हुआ था, उसे देख प्रोफेसर उसका नाम लिया, क्रिश। क्रिश को समझ आ गया प्रोफेसर उसे सॉल्व करने बोल रहे हैं तो क्रिश बोर्ड के पास पेन उठा, व्हाइट बोर्ड पर बिना कोई कैलकुलेशन किए फटाक से सॉल्व कर दिया, जिसे सीरत अपने बड़े बड़े आंखों को फाड़ हैरानी से देखने लगी। प्रोफेसर सीरत को देख पूछा, समझ आया? अब बेचारी सीरत क्या बोले, ये लड़का इतनी जल्दी बनाया और बेचारी का दिमाग का प्रोसेस थोड़ा नहीं बल्कि बहुत स्लो है, तो फिर बेचारी कैसे समझेगी? वो कुछ बोल पाती कि तभी बेल बज गया, तब जाकर सीरत को थोड़ा राहत मिला। दूसरी तरफ क्रिश सीरत की तरफ देख मुस्कुरा दिया। क्रिश पढ़ाई में जितना अच्छा था उतना ही लुकवाइज भी था, पर उसका परिवार उतने अमीर फैमिली से बिलोंग नहीं करता था, पर स्टेटस में उसका फैमिली भी ठीक ठाक था। सीरत को क्रिश पहले नज़र में ही भा गया। क्रिश को भी सीरत बहुत प्यारी लगी। वो सीरत की तरफ देख मुस्कुरा कर पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? सीरत अपने बच्ची वाले आवाज में बड़े मासूमियत से बोली तो क्रिश मुस्कुराता हुआ वहां से जा अपने सीट में बैठ गया। सीरत भी अपने जगह पर जा बैठी। अपने जगह पर बैठने के बाद सीरत की नज़र तो उस लड़के की तरफ ही जा टिक गया। धीरे धीरे कर सारे पीरियड खत्म हो गए, कॉलेज का छुट्टी हो चुका था। सीरत अपने बैग को पकड़ हिलते डुलते हुए जाने लगी, तभी उसका नज़र क्रिश पर गया तो क्रिश सीरत को देख मुस्कुरा दिया तो सीरत भी शर्माते हुए मुस्कुरा दी। फिर क्रिश अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने लगा। तभी कुछ दूर जाने के बाद उसका एक दोस्त सूरज पूछ पड़ा, अरे यार, वो लड़की इतनी बेवकूफ़ है, तू उसे भाव क्यों दे रहा है? क्रिश मुस्कुराता हुआ जवाब दिया, यार इससे क्या फर्क पड़ता है, स्टेटस तो उसका बहुत ऊपर है ना। क्रिश की बातों को सुन उसका दोस्त मुस्कुराता हुआ बोला, मतलब तू उसे उसके पैसों के लिए पटाना चाहता है? क्रिश ये सुन बस अपने शैतानी मुस्कान के साथ सूरज को देखा, फिर उसके साथ कॉलेज से बाहर जाने लगा। वही सीरत अपने ही धुन में जा रही थी, तभी उसका फ़ोन बजा तो सीरत अपना फ़ोन निकाल देखी। वीडियो कॉल आता देख सीरत को याद आया कि सीरत अपना कॉलेज दिखाने वाली थी, तो वो झट से वीडियो कॉल उठा, मुस्कुराते हुए मासूमियत से सॉरी बोल वीडियो कॉल पर पूरा कॉलेज दिखाना शुरू कर दी। दिखाते वक्त उसका पूरा ध्यान बस दिखाते हुए हमेशा की तरह बक करने में था। पूरे कॉलेज दिखाते हुए सीरत कॉलेज के पीछे साइड चली गई, जहां स्टूडेंट्स का जाना मना था। सीरत दिखाते हुए अपने सामने खड़े लंबे आदमी से जा टकरा गई, जिस कारण उसका फ़ोन नीचे गिर गया। फ़ोन के दूसरे साइड का स्क्रीन काला पड़ चुका था, तो वो सीरत से बोलने लगा, पर सीरत तो अपने सामने खड़े इंसान को देख अपने मन में ही बोली, ये हैंडसम राक्षस फिर से, अब तो तू गई सीरत। अक्ष अपने कठोर भावहीन आंखों से सीरत को देख गुस्से में बोला, तुम। अक्ष इतना बोला ही था कि तभी अक्ष का नज़र सीरत के गिरे हुए फ़ोन स्क्रीन पर गया। स्क्रीन पर देख रहे शख्स को देखते ही अक्ष की कठोर आंखें उस स्क्रीन पर जा थम गई। अक्ष को कुछ ना बोल खुद में खोया देख सीरत जल्दी से अपना फ़ोन उठा इतने रफ्तार से भागी कि जैसे उसने किसी भूत को देख लिया हो और वो डर कर भाग रही हो। अक्ष उस लड़की की हरकत को देखता हुआ अपने सिर को हिला, ठंडी आह भरते हुए अपने पीछे चल रहे प्रिंसिपल से बोला, मुझे इस लड़की का पूरा डिटेल चाहिए। ये कह अक्ष रोबिन के साथ कॉलेज से बाहर जाने लगा।
दूसरी तरफ भागने की वजह से सीरत का सांस फूलने लगा तो वो जोर जोर से सांसें लेते हुए हांफने लगी। तभी अपने बाइक पर आती सीनियर उसके पास अपना स्पोर्ट्स बाइक रोकते हुए बोली, सीरत राइट। सीरत ने जब अपने सामने अपनी सीनियर को देखा तो वो अपने मन में ही बोली, अभी तो उस राक्षस से बची थी, अब ये क्या करेगी। सीरत तेरे साथ। सीनियर लड़की ने उसे कठोरता से देख बोली, कल सब सीनियर्स के लिए तुम कपकेक लेकर आओगी। ये कह वो सीनियर लड़की अपने बाइक को रफ्तार में चलाते हुए बाहर निकल गई। लड़की के जाने के बाद सीरत बेचारा वाला मुंह बना चलने लगी। कॉलेज के पहले दिन के लिए सीरत बहुत एक्साइटेड थी। उसने सोचा था वो अच्छी अच्छी दोस्त बनाएगी, उनके साथ खेलेंगी, घूमेगी, अपना पूरा दिन एंजॉय करेगी, पर उसका पहला दिन बहुत बेकार रहा। अक्ष कॉलेज से बाहर जाने लगा तो सभी अक्ष को देखने लगी। वही कॉलेज के गेट से निकल कार आने का इंतजार कर रही सीरत का नजर बाहर आते अक्ष की तरफ चला गया। अक्ष किसी की तरफ कोई ध्यान न देते हुए जाने लगा। तभी नजर साइड में खड़ी बित्ती सी लड़की सीरत पर गया तो वो उसके तरफ एक नजर देखा, फिर कॉलेज गेट से बाहर निकल अपने काले BMW कार के अंदर जा बैठ गया। अक्ष का एक नजर ही काफी था सीरत के रूह तक को कांपने के लिए। सीरत अक्ष के जाने के बाद अपने सीने पर हाथ रख बोली, सीरत आज तो तुझे ये कंची आंखों वाला बागर बिल्ला खा ही जाता। अच्छा है तू बहुत समझदार है। समझ नाम की कोई चीज तो थी नहीं, पर सीरत अपने आप को बहुत समझदार समझती थी। सीरत ये बोल ही रही थी तभी उसका कार आ गया तो सीरत अपने कार के अंदर जा बैठ गई। दूसरी तरफ अक्ष कार के अंदर बैठा अपने ख्यालों में ही खोया हुआ था। कुछ वक्त बाद कंपनी आ गया। रोबिन कार से उतर अक्ष की तरफ जा कार का दरवाजा खोल दिया तो अक्ष कार से उतर अपने ख्यालों में ही खोया हुआ कंपनी के अंदर जाने लगा। तभी अक्ष को नकुल का कॉल आया। अक्ष अपने होश में अपना फोन निकाल नकुल का फोन आता देख कॉल उठा, बस 2 शब्द बोला, 2 मिनट। अक्ष के शब्द हमेशा अक्ष के नाम की ही तरह 2 वर्ड का होता था। अक्ष अपने एलिवेटर के अंदर जहां से सिर्फ वो और नकुल और जो उन दोनों के साथ हो वो बस आया जाया करते थे, उस एलिवेटर के अंदर रोबिन के साथ अक्ष जा कंपनी के सबसे ऊपर से 1 मंजिला नीचे जाने का बटन रोबिन दबा दिया। जब एलिवेटर जा रुका तो अक्ष रोबिन दोनों एलिवेटर से बाहर जा मीटिंग रूम की तरफ जाने लगे। मीटिंग रूम पहुंचने के बाद रोबिन ने अक्ष के लिए दरवाजा खोल दिया तो अक्ष अंदर जाने लगा। अक्ष को आता देख सभी खड़े हो गए, नकुल भी। फिर अक्ष अपने जगह पर जा बैठ अपने हाथ के इशारे से सभी को बैठने का इशारा कर दिया तो सभी अपने अपने जगह पर बैठ गए। सभी के बैठने के बाद मीटिंग स्टार्ट हो गया। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। लगभग 4 घंटे का मीटिंग चला, पर पूरे 4 घंटे में अक्ष का ध्यान एक पल के लिए भी मीटिंग की तरफ नहीं गया। ये चीज नकुल देख रहा था तो उसने फिर मीटिंग खत्म करने का बोल दिया। मीटिंग खत्म होते ही सब अक्ष नकुल दोनों को ग्रिड करते हुए मीटिंग रूम से बाहर जाने लगे। सभी के जाने के बाद नकुल अक्ष से पूछ पड़ा, भैया कोई परेशानी है क्या? अक्ष ठंडी आह भरते हुए अपने कठोर आवाज में बोला, नहीं। ये बोल अक्ष उठ गया तो नकुल भी अक्ष के साथ मीटिंग रूम से बाहर जाने लगा। दोनों कंपनी से बाहर जा कार में बैठ मेंशन जाने के लिए निकल गए। कुछ वक्त के बाद मेंशन आ गया। जब दोनों मेंशन के अंदर गए तो रूहानी सामने आते हुए बोली, भैया नकुल आप दोनों के लिए खाना लगा दूं। दोनों ने साथ ही ठीक है बोल दिया तो रूहानी खाने की टेबल पर खाना लगाने चली गई और दूसरे तरफ दोनों फ्रेश हो दोनों नीचे आए। रूहानी दोनों को नीचे आता देख प्लेट को मोड़ दी। दोनों अपने अपने जगह पर जा बैठे तो रूहानी दोनों का खाना लगा दी। खाना लगाने के बाद रूहानी खड़ी थी तो नकुल बोल पड़ा, तुम्हारा खाना। मुझे भूख नहीं है। रूहानी का जवाब सुन नकुल अपना खाना खाने लगा। दूसरी तरफ अक्ष खाते हुए भी अपने ख्यालों में ही कहीं गुम था। दूसरी तरफ रूहानी अक्ष से कुछ कहना चाहती थी पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। नकुल रूहानी के बर्ताव को देख समझ गया वो क्या कहना चाहती है। वो उसे ये कहने से रोकना चाहता था पर फिर भी रूहानी अपनी कांपती आवाज में कहने लगी, भैया भैया। सुनते ही अक्ष रूहानी की तरफ देखा तो रूहानी डरते हुए ही बोली, भैया अमानत का कॉल आया था, वो कह रही थी। इससे आगे रूहानी कुछ कह पाती कि अक्ष अपने कठोर आवाज में क्रूरता से बोला, छुट्टियों में उन 5 को यहाँ आने का कोई जरूरत नहीं है। पर भैया 13 साल हो गया है। इससे आगे रूहानी कुछ कह पाती, इससे पहले ही अक्ष के खतरनाक हुए कठोर नजरों को देख रूहानी शांत हो गई। 13 साल पहले जो रायचंद्र परिवार के साथ हादसा हुआ था उसमें सब कुछ बिखर सा गया था। अक्ष सभी को सेफली अपने बनाए नए मेंशन में ले आया जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। वो दिन बीतने के बाद अक्ष को रोबिन से पता चला कि उसके पिता का प्रॉपर्टी बिजनेस सब किसी वरुण कपाड़िया के नाम पर हो गया है। ये वरुण कपाड़िया और कोई नहीं बल्कि मुस्कान का वही बचपन का दोस्त था। मुस्कान ने अपनी दोस्ती के बारे में अक्ष को बहुत कुछ बताया था। अक्ष कभी वरुण से मिला तो नहीं था पर मुस्कान के हर रोज बताने से उसे वरुण अच्छा इंसान लगता था।
पर जब रोबिन से अक्ष को ये पता चला कि उसके पिता का प्रॉपर्टी कंपनी सब उसका हो गया है तो उस हमले में अक्ष को वरुण का हाथ लगा, पर वरुण अकेला ये नहीं कर सकता। ये तो अक्ष को समझ आ गया था कि उसके परिवार को नष्ट करने के पीछे कईयों का हाथ होगा। ये सब पता चलने के बाद अक्ष उस जगह पर जहां हादसा हुआ था वहां जाकर देखा, पर न ही वहां अक्ष को किसी का लाश मिला, न ही किसी के जिंदा होने का कोई सबूत। उस हादसे के बाद अक्ष अपनी बहन अमानत, आरजू, पलक, जानवी और अपने भाई धीर को खुद से बहुत दूर भेज दिया ताकि न ही अक्ष को उनके किसी सवालों का जवाब देना पड़े और न ही उन्हें कभी कोई परेशानी मिले। और बात रही रूहानी का, तो उस दिन रूहानी ने भी वो मिठाई नहीं खाया था, क्योंकि नकुल मीठा नहीं खाता था तो रूहानी भी कभी मीठे को छूती नहीं थी। उस दिन क्या हुआ क्या नहीं रूहानी को सब पता था, पर अक्ष ने ये बात उन पांचों से हमेशा छिपा कर रखने को बोल दिया, रूहानी से भी। इसी कारण रूहानी का यहाँ रुकना अक्ष के लिए कोई ऐतराज नहीं था, पर वो चाहता था कि रूहानी भी अपना स्टडी अच्छे से करे। पर नकुल रूहानी को खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता था। नकुल की जान से भी अधिक प्यारी उसकी माँ उसे छोड़ दी थी। प्रॉमिस करने के बावजूद अब रूहानी को भी खुद से दूर नहीं रखना चाहता था नकुल। सुबह के 10 बजे सीरत हमेशा की तरह आज भी कॉलेज जाने के लिए लेट हो रही थी। वो अपने हाथ में आलू के पराठे को रोल करते हुए पकड़ खाते हुए बाहर जाने लगी। तभी उसे याद आया एक सीनियर सीरत से कपकेक मंगवाई थी। सीरत अपने माथे पर धीरे से मार बोली, सीरत तू कैसे भूल सकती है, आज वो सीनियर्स तुझे छोड़ेंगे नहीं। सीरत की बहुत खास दोस्त कुहू सिंघानिया जो उसी कॉलेज में थी पर दूसरे डिपार्टमेंट में, तो वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल कर रोने लगी, जानू। सीरत अपनी बेस्ट फ्रेंड कुहू को हमेशा जानू बुलाया करती थी। बूहू अपनी दोस्त का रोना सुन कुहू जो खुद कॉलेज जाने के लिए अभी निकली ही थी, वो पूछ पड़ी, तेरा फिर सुबह सुबह रोना क्यों शुरू हो गया। अपनी दोस्त का बात सुन सीरत बच्चों की तरह और जोर से रोना शुरू कर दी, तो बेचारी कुहू पूछ पड़ी, क्या हुआ, तू रो क्यों रही है, अब बताएगी भी। सीरत रोते हुए ही बोली, जानू मैं लेट हो रही हूँ, प्लीज मेरे लिए ढेर सारे कपकेक लेते हुए कॉलेज आ जा, नहीं तो वो सीनियर्स मुझ बेचारी को मार डालेंगे। कुहू अपने मन में ही बोली, सारा प्रॉब्लम इस लड़की के साथ ही भला क्यों होता है। सीरत जहां भी जाती थी या तो मुसीबत खुद ब खुद उसके पास आ जाता या फिर मुसीबत को वो खुद ही निमंत्रण दे देती थी अपने हरकतों से। कुहू एक सांस भरते हुए बोली, ठीक है, पर कॉलेज के बाद जहां मैं तुझे ले जाऊंगी तुझे चुपचाप से चलना होगा। सीरत खुशी से बोल पड़ी, डन। सीरत फिर जल्दी से अपना बैग ले खाते हुए कार के अंदर जा बैठ गई। कुछ वक्त के बाद कॉलेज आ गया। सीरत कॉलेज गेट के पास ही खड़ी हो गई। वो नहीं चाहती थी कोई सीनियर उसे पकड़ कपकेक न लाने पर फिर कुछ उससे करवाए। कुहू ढेर सारे कपकेक के साथ हाथ सीरत के हाथ में थमाते हुए बोली, तेरी वजह से आज मैं भी लेट हो जाऊंगी, अब चल अंदर। कपकेक देख सीरत बहुत खुश थी। वो अपनी दोस्त के हाथ पर अपना हाथ कपल की तरह मोड़ अंदर जाने लगी। अंदर जाने के बाद कुहू अपना क्लास जाने से पहले सीरत की तरफ देख बोली, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे पास आ जाना। सीरत बस मुस्कुरा कर हाँ बोल दी। फिर कुहू अपने क्लास जाने की ओर बढ़ने लगी। कुहू को हमेशा सीरत का चिंता सताता रहता था, क्योंकि सीरत के अंदर ढेर सारा बचपना भरा हुआ था जिस कारण वो कुछ सही गलत समझ नहीं पाती थी और बस फंस जाती। सीरत अपने हाथ में पकड़े कपकेक के बैग को हिलाते हुए जा सीनियर के क्लास के अंदर झांकी, तो पीछे से एक लड़का जिसका नाम माहिर मल्होत्रा था वो सीरत को क्लास के अंदर झांकता हुआ देख पूछा, है तुम ये क्या कर रही हो। सीरत अपने चेहरे को पीछे मोड़ जब लड़के के गुड लुकिंग चेहरे को देखी तो अपने मन में ही बोली, सीरत इस कॉलेज में कितने हैंडसम लड़के हैं। सीरत को उसके तरफ पागलों की तरह मुस्कुराता हुआ देख माहिर उसके तरफ अपने कोल्ड एक्सप्रेशन देते हुए बोला, मैं तुम्हें कॉमेडियन दिख रहा हूँ क्या, जो तुम मुझे देख मुस्कुरा रही हो। तभी टीना आते हुए बोली, है जूनियर। सीरत के चेहरे का पूरा मुस्कान ही टीना के आवाज को सुन गायब हो गया। सीरत जो अभी मुस्कुरा रही थी वो अब मुरझाई फूल बन चुकी थी। माहिर क्लास का टॉपर होने के साथ साथ बहुत गुड लुकिंग लड़का था। कॉलेज में सभी लड़कियां उसके आजू बाजू घूम उसे अपना बनाने के पीछे पड़े रहती थी, पर माहिर को किसी लड़की में इंटरेस्ट नहीं था और साथ ही वो रैगिंग के हमेशा खिलाफ भी रहता था। जब उसने सीरत का मुस्कुराता चेहरा मुरझाता हुआ देखा तो टीना की तरफ देख बोला, टीना जूनियर्स का रैगिंग लेना बंद करो। टीना मुंह फूला माहिर के हाथ को पकड़ ली। टीना को माहिर बहुत पसंद था, पर माहिर उसे रत्ती भर का भी भाव नहीं देता, पर टीना हमेशा उसके आगे पीछे मंडराते रहती थी। ठीक है माहिर, जैसा तुम बोलो। माहिर से ये बोल टीना अपने दूसरे हाथ से सायरा के हाथ में पकड़े कपकेक के बैग को ले बोली, सॉरी जूनियर, आज के बाद से तुम्हारे साथ कोई रैगिंग नहीं होगा। ये बोल टीना माहिर को अपने साथ ले जाने लगी। बेचारी सीरत जो अभी अभी हैंडसम को देखी थी वो किसी और का था, ऐसा सीरत को लगने लगा। ये देख वो उदास होकर अपने क्लास में जाने लगी। प्रोफेसर आ चुके थे।
क्लास में फाइनेंस के ही प्रोफेसर थे, जिसे देखते ही सीरत क्लास के अंदर ना घुस दीवार के पीछे झट से चली गई ताकि फिर ये प्रोफेसर उसे खाने को ना दौड़े, मतलब फिर उसे सवाल का पोटरी ले सीरत के छोटे दिमाग में ना पटक दे। पर बेचारी हमेशा की तरह फंस चुकी थी। प्रोफेसर ने सीरत को देख लिया था। वो बाहर जा सीरत के पास गया। सीरत मन में ही बड़बड़ाते हुए अपने आंखों को बंद कर लिप्स को मिमियाते हुए हिलाए जा रही थी। ये देख प्रोफेसर गुस्से में चिल्लाया, लड़की। सीरत अपने आंख को धीरे से खोली। क्लास में सभी बाहर के आवाज को सुन हंसने लगे। सीरत क्लास में सभी के लिए बस हंसने का पात्र बन चुकी थी। प्रोफेसर ने सीरत को जो लेक्चर देना शुरू किया वो क्लास के एंडिंग तक चला। बेल बजने की वजह से प्रोफेसर बिना पढ़ाए ही चला गया। प्रोफेसर के जाते ही सीरत क्लास के अंदर जैसे ही घुसी, सारी लड़कियां सीरत के पास आ गई उससे दोस्ती करने के लिए। भला कौन लड़की ये नहीं चाहेगी कि उसकी दोस्त कोई ऐसी लड़की बने जो हर वक्त अपने नौटंकी से हंसाते रहे। सारे क्लास होने के बाद सीरत कॉलेज गेट पर कुहू का आने का इंतजार करने लगी। कुहू भी कुछ वक्त बाद आई। सीरत को गेट के पास खड़ा देख सीरत के पास आई तो सीरत उसे सब कुछ बताते हुए उसके साथ कार में जा बैठ गई। कुहू सीरत को अपने साथ पहले मॉल ले गई, वहां से अपने लिए सेक्सी सा ड्रेस ली, साथ ही सीरत के लिए भी कोई सेक्सी सा ड्रेस देखने लगी। पर सीरत जो भी सेक्सी ड्रेस पहनती वो क्यूट बच्ची की तरह बहुत प्यारी दिखती। आखिर में सेक्सी ड्रेस छोड़ सीरत के लिए क्यूट सा ड्रेस ले ली। फिर दोनों कुहू के घर गई। कुहू ड्रेस पहन खुद भी तैयार होते हुए सीरत को भी तैयार करने लगी तो सीरत पूछ पड़ी, तू मुझे कहाँ ले जा रही है? सरप्राइज है, ये बोल कुहू बस सीरत को तैयार करने लगी। कुहू ने रेड कलर का सेक्सी ड्रेस पहन रखा था, वही सीरत शेडेड पिंक कलर का खिला हुआ क्यूट वन पीस पहन ली थी। साथ में उसने छोटा सा ईयरिंग भी पहन रखा था जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी, बिल्कुल डोल की तरह। जब शाम का 7 बज गया तो कुहू सीरत को अपने साथ बाहर ले जा कार में खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गई और सीरत उसके बगल वाले सीट में। शाम का 7 बजने की वजह से सीरत बोल पड़ी, जानू डैडी गुस्सा करेंगे। कार चलाते हुए कुहू बोल पड़ी, अरे बाबू, मैंने अंकल से पहले ही बोल दिया था तू आज मेरे साथ मेरे घर पर रुकने वाली है। ये जान सीरत को सुकून मिला। कुछ वक्त के बाद कार बार में जा रुका। बार देख सीरत हैरानी से बोली, जानू यहाँ क्यों आए हैं हम लोग? कुहू मुस्कुराते हुए जवाब दी, मस्ती करने। सीरत कभी बार नहीं गई थी, यहाँ तक कि वो कुहू के घर और शॉपिंग के अलावा कहीं नहीं गई थी। अगर कहीं जाती तो उसके पिता को दिन भर उसका फिक्र सताते रहता था। दोनों बार के अंदर गई। बार में ही कुहू का न्यू बॉयफ्रेंड वेट कर रहा था। कुहू महीने में 4 बॉयफ्रेंड तो बदल ही लेती थी और हमेशा डेट पर भी जाते रहा करती थी। उसका कोई भी रिलेशनशिप 10 दिन से ज्यादा नहीं चलता था। बार के अंदर जा अपने बॉयफ्रेंड से कुहू गले जा मिली, फिर उससे दूर हुई तो सीरत उसके कान में जा पूछ, ये तेरा न्यू बॉयफ्रेंड है क्या? कुहू मुस्कुराकर अपने सिर को हाँ में हिला दी। कुहू के नए बॉयफ्रेंड का नाम आदिल वर्मा था। आदिल दिखने में गुड लुकिंग था, साथ ही अच्छी फैमिली से भी बिलोंग करता था। आदिल ने वेटर से 3 ड्रिंक बनाने बोला। जब ड्रिंक आया तो सीरत ने कभी पिया नहीं था, वो ड्रिंक को देख जैसे ही उठाने को हुई कुहू ने उसके हाथ को पकड़ उसे ग्लास लेने से रोक लिया। सीरत ने आज तक शराब पिया क्या शराब को देखी तक भी नहीं थी। सीरत आज पहली बार इसे ट्राई करने वाली थी, पर उसकी दोस्त उसे ड्रिंक करने से रोक उसके हाथ में जूस थमाते हुए बोली, शराब की तरफ तुझे देखना तक भी नहीं है। बेचारी सीरत अपना छोटा सा मुंह बना जूस पीने लगी। सीरत का क्यूटनेस देख आदिल के चेहरे पर मुस्कान छा गया। अपने ड्रिंक को खत्म करने के बाद कुहू आदिल सीरत को डांस फ्लोर पर चलने बोले। तीनों डांस फ्लोर पर चले गए। जब तीनों डांस करना शुरू किए तो सीरत डांस करने की जगह बस सभी के पैरों को कुचले जा रही थी, जिस कारण डांस फ्लोर पर डांस कर रहे सभी उसे खा जाने वाले नज़र से देखने लगे तो सीरत शांति से जा बैठ ड्रिंक को देखने लगी। सीरत के लिए जो ड्रिंक आदिल ने मंगवाया था वो अब भी भरा हुआ था। सीरत ने झट से उस ड्रिंक को उठा पूरा पी लिया। ड्रिंक बहुत कड़वा था। सीरत अपना मुंह बना बोली, ये कितना कड़वा है, छी। थोड़े वक्त के बाद एक पैक ही बेचारी को चढ़ने लगा। वो अपने चारों तरफ अपने चेहरे को मोड़ देखी, उसे सब कुछ दो दो नजर आ रहा था। नशे के हालात में ही सीरत खड़ी हो लड़खड़ाते हुए जाने लगी। चलते चलते वो बार के कमरे की तरफ बढ़ गई। उसने फिर कमरे का दरवाजा हल्का खुला देखा तो उसके अंदर जा दरवाजे को बंद कर आगे चलते हुए किसी के नंगे पीठ से जा टकराए। लड़का मुड़ सीरत की तरफ देखा। सीरत को देखते ही लड़का गुस्से में पूछ पड़ा, क्या कर रही हो तुम यहाँ? सीरत अपने चेहरे को उठा अपने सामने खड़े आदमी को देख मुस्कुराते हुए उसके गालों पर अपने छोटे से हाथ को रख बोली, तुम कितने सुंदर हो, तुम्हें देखते ही मेरा दिल मेरे बस में नहीं रहता है। पहली बार कोई अक्ष के सामने कहने की हिम्मत कर रही थी। अक्ष सीरत के दोनों छोटे हाथ को अपने चेहरे से हटा उसे अपने बाहों में उठा बिस्तर पर रख उसके चेहरे पर सेडिक्टिवली अपनी उंगली को फेरता हुआ पूछा, और क्या क्या होता है मुझे देखकर?
सायरा अक्ष के आंखों को देखते हुए अक्ष के सवाल का जवाब दी, तुम्हारी नीली आंखों को देखकर मुझे ऐसा लगता जैसे मैं हिप्नोटाइज होती जा रही हूँ। अक्ष पहली बार किसी लड़की के इतने करीब हो उसके बातों को सुन रहा था, नहीं तो आज से पहले वो ना ही किसी लड़की के करीब गया है ना ही किसी को अपने करीब आने देता था। आज पहली बार हो रहा था जब अक्ष किसी लड़की को खुद अपने करीब आने देने का निमंत्रण दे रहा था। अक्ष की गर्म सांसें सीरत के बदन को छू रहा था। सीरत अपने नसीली आंखों से अक्ष को देखते हुए नसे में चूर हो अपने नसीली बच्चों वाली आवाज में आगे बोली, तुम्हारे होंठ लड़कियों से भी ज्यादा खूबसूरत है, इसे देख मेरा खाने का दिल करता है। छोटी बच्ची के बातों को सुन अक्ष का रिएक्शन ही कुछ अजीब हो गया। उसका होंठ लड़की से अधिक सुंदर है जिसे ये खाना चाहती है। सीरत की बातों को सुन अक्ष अपने होंठ को सीरत के करीब ले जाते हुए अपने सेडिक्टिव आवाज में बोला, इसे खाना चाहती हो? अक्ष के बातों को सुन सीरत अपने छोटे चेहरे को हाँ में हिला अपने छोटे से हाथ को सीरत अक्ष के होंठों पर अपने उंगली से फेरने लगी। अक्ष ने ये कभी नहीं सोचा था एक बच्ची उसे सेड्यूस करने में कामयाब होगी। वैसे ये बच्ची अभी नशे में है, इसे खुद नहीं पता ये क्या कर रही है, पर अक्ष अब इस बच्ची को खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता था, आज रात तो बिल्कुल भी नहीं। सीरत की बातों को सुन अक्ष उसके रसीले होंठों को चूमने से पहले बोला, अगर एक बार मेरे करीब आ गई तो मुझसे दूर जाना तुम्हारे लिए नामुमकिन हो जाएगा। ये कह उसके होंठों पर अपने होंठ टिका सीरत के पिच रंग के कोमल होंठ को अक्ष रसीले फल की तरह चूमने लगा। अक्ष ने कभी नहीं सोचा था कि वो किसी नशे में धुत लड़की को चूमना पसंद भी करेगा, पर सीरत के होंठों को चूमते ही अक्ष का लस्ट बढ़ने लगा। अक्ष सीरत को चूमते हुए अपने हाथ उसके जिस्म में फेरने लगा। सीरत को कुछ नहीं पता क्या हो रहा, वो उस वक्त पूरे नशे में थी और अक्ष उसके नशे में होने का फायदा उठाने से पहले थोड़ा भी नहीं हिचकिचाए भी भला क्यों, सीरत ने शेर को खुद ही उकसाया था उसे खाने के लिए। सीरत के होंठों को चूमते हुए अक्ष अपने हाथ को उसके कपड़े के अंदर ले जा ब्रा को नीचे कर उसके स्तन को छूने लगा। सीरत के होंठ की तरह ही उसका पूरा बदन बहुत कोमल था। उसे चूमते ही अक्ष को समझ आ गया, आज से पहले उसे किसी ने भी स्पर्श नहीं किया होगा। ये बात अक्ष को बहुत अच्छा लगा। वो उसके कोमल शरीर से खुद को दूर कर उठने वाला था, तभी सीरत उसके हाथ को पकड़ खींच उसके ऊपर जा बैठ बोली, तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो? अक्ष सीरत के मासूमियत को अपने हवस का शिकार नहीं बनाना चाहता था, इसलिए वो अपने आप का लस्ट शांत कर उससे दूर होने को हुआ था, पर सीरत अपने और बार बार अक्ष को सेड्यूस कर रही थी। अक्ष एक गहरी सांस ले ही रहा था, तब तक अपने छोटे हाथ को अक्ष के सीने में रख सीरत अपने छोटे छोटे दांतों से किसी जंगली बिल्ली की तरह उसके कंधे पर जा अपने दांत को गाड़ा दी। फिर उससे दूर हो बोली, मिस्टर सुंदरी, ये सीरत ने तुम्हें सजा दिया है सीरत से दूर जाने का। अक्ष सीरत की कमर को पकड़ अपने बाहों में खींच उसके होंठ पर अपने होंठ टिका चूमते हुए उसे पलट अपने आप को इस बार ना रोकते हुए उसके जिस्म से सारे कपड़े निकाल उसके जिस्म के हर कोने पर अपने चूमने के निशान को देता हुआ बोला, किटन, अपने हरकतों पर तुम्हें बहुत पछताना पड़ सकता है। ये कह वो अब सेडिक्टिवली अपने होंठ को फिर से सीरत के कोमल होंठों को छूते हुए अपने होंठ से सीरत के पैरों के पास अपना हाथ ले गया। अक्ष का हाथ जब सीरत के कोमल शरीर पर गया और जैसे ही वो अपने उंगलियों को फेरा तो सीरत की मधुर सिसकियां अक्ष के कानों में पड़ा, जिससे अक्ष के लस्ट की सीमा पार हो गई और वो उसके बाद थोड़ा भी देरी नहीं लगाया सीरत के अंदर खुद को सामाने में। पर अक्ष के ये करने से सीरत के बड़े बड़े सुंदर आंखों में आंसू भर गया। वो अक्ष को खुद से दूर करना चाहिए, पर अक्ष अब इतना आगे बढ़ चुका था कि उसके दोनों हाथ को पकड़ उसके दोनों हाथ ऊपर कर सेडिक्टिव आवाज में बोला, शेर को जगाने की कोशिश करोगी तो दर्द सहना ही पड़ेगा किटन। ये रात भी बहुत छोटी थी जो बहुत जल्द बीत गई। जब सुबह का किरण खिड़की से सीधा सीरत के आंखों में जा पड़ा तो सीरत अपने आंखों को उलसाए हुए खोली। सीरत को अपने पूरे बदन पर बहुत दर्द होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर उसके शरीर में दर्द क्यों हो रहा था। जब वो उठी तो अपने आप को बिना कपड़ों का देख हैरान रह गई। वो भले अब तक ठीक से बड़ी नहीं हुई थी, पर उसे इस बारे में जरूर पता था क्योंकि उसकी दोस्त कुहू सीरत को हमेशा ये सब बताया और कई बार दिखा भी दिया करती थी, जिसे देखने से सीरत साफ मना कर देती, पर कुहू की बातों को टालना सीरत के लिए बहुत मुश्किल होता। अपने आप को इस हालत में देख सीरत झट से अपने कपड़े को पहन ली। तभी उससे बाथरूम में सावर चलने का आवाज़ें आने लगा। सीरत घबराते हुए अपने पर्स को देखी जो टेबल पर रखा था। सीरत को कल रात का कुछ याद नहीं था किसके साथ वो क्या की है, बस अपने और बिस्तर के हालात को देख वो समझ गई उसने कल अनजाने में ही सही अपनी वर्जिनिटी खो दी। सीरत का पहले एक बॉयफ्रेंड हुआ करता था। सीरत ने उसे अपने आप को चूमने तक का भी इजाजत नहीं दिया था और आज वो एक अनजान शख्स के साथ अपना वर्जिनिटी गंवा चुकी थी। उसने आदमी के बाथरूम से निकलने से पहले ही अपने पर्स से पैसे निकाल टेबल पर रख अपने पर्स में रखे रुमाल को निकाल उसमें सीरत अपने लिपस्टिक से कॉन्टैक्ट नंबर को लेख आगे लिख दी।
82x, जो भी हमारे बीच हुआ उसे भूल जाना, और हाँ अगर एक रात के लिए इतना पैसा इनफ ना हो तो मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट करना। ये लिख सीरत जल्दी से भाग गई। फिर बाहर जाने के बाद अपने दोस्त को कॉल लगाई। सीरत के गायब होने की वजह से कुहू पूरी रात सो नहीं पाई थी। कुहू को जब सीरत का कॉल आया तो कुहू उस पर भड़कते हुए पूछी, तू कहाँ गायब हो गई थी और अभी कहाँ है? अंकल रात से तेरे बारे में पूछे जा रहे हैं और मैं उन्हें बस झूठ पर झूठ बोले जा रही हूँ। सीरत फोन में बताए तो बताए कैसे, वो बस इतना ही बोल दी, कॉलेज में तुझे सब बताती हूँ। ये बोल सीरत कॉल कट कर दी। दूसरी तरफ जब अक्ष ने सीरत का नोट पढ़ा और उसके साथ पैसे रखा हुआ देखा तो वो गुस्से में भड़कते हुए बोल पड़ा, इस बच्ची को मैं कोई मेल प्रोस्टिट्यूट लगता हूँ क्या? गुस्से में अपने शब्दों को बोलने के बाद अक्ष रोबिन को कॉल कर पूछा, जो मैंने कहा था वो हो गया? फोन के दूसरे तरफ से आवाज आया, यस बॉस। अक्ष ने फिर अपने कपड़े पहन रूम से निकल गया। वहीं सीरत अपने मन में सोचते हुए ही अपने मेंशन के अंदर जाए जा रही थी कि आज तो वो गई। पूरे रात वो पहली बार बाहर रुकी थी, पर जब वो घर के अंदर गई तो देखी उसके डैड बहुत परेशान है, साथ ही उसके मॉम भी। दोनों में से कोई उसके आने पर ध्यान नहीं दिया तो सीरत शांति से अपने कमरे में चली गई। जब उसने देखा उसके माता पिता उसे कमरे में जाते हुए नहीं देखे तो वो राहत की सांस ले अपने कॉलेज जाने के लिए पहले नहा ली। जब वो बाथरूम से बाहर आ शीशे में खुद को देखी तो उसके पूरे शरीर पर चूमने का निशान बना हुआ था। ये देख सीरत उस लड़के के चेहरे को याद करने का बहुत कोशिश की, पर उसका छोटा सा दिमाग में उसके चेहरे का कोई हिस्सा याद नहीं आया। तो वो कॉलेज जाने के लिए अपने कमरे से बाहर निकल पहले झांकी उसके माता पिता कहाँ हैं। अपने माता पिता को ना देख सीरत चैन की सांस ले कॉलेज जाने के लिए निकल गई। कुछ वक्त के बाद कॉलेज आ गया। जब सीरत कॉलेज गेट के पास पहुंची तो कुहू उसका हाथ पकड़ अपने साथ ले जाने लगी। फिर कॉलेज कैंटीन में ले जा गुस्से में पूछी, कहाँ गायब हो गई थी तू? सीरत अपनी बिल्ली जैसी मासूम बड़ी बड़ी आंखों को उठा कुहू की तरफ देख बोली, सीरत को कुछ भी याद नहीं है। सीरत ने बस एक शिप पिया और सुबह। ये बोल वो चुप हो गई तो कुहू आगे बोलने के लिए बोलने ही वाली थी, तभी कुहू को सीरत के गर्दन पर किस करने का दाग दिखा तो वो चिल्लाकर बोली, तू किसी के साथ स? इससे आगे वो कुछ कहती इससे पहले ही सीरत उसके मुंह को अपने छोटे हाथ से बंद कर कैंटीन में मौजूद लोगों को देख सिल्ली सा स्माइल दे कुहू से बोली, क्या कर रही है तू? कुहू ने सीरत के हाथ को अपने मुंह से हटा उसके करीब जा धीरे से बोली, तू कल रात किस लड़के के साथ सोई है? सीरत अपना मुंह बिल्ली की तरह बना मासूमियत से रोते हुए बोली, मुझे नहीं पता कुहू, वो कौन था? इतना बोलने के बाद सीरत कुछ सोचते हुए बोली, अगर वो हैंडसम नहीं हुआ तो कुहू। कुहू उसके सिर पर मारते हुए बोली, तुझे इस बात का फिक्र है कि वो हैंडसम होगा कि नहीं, बेवकूफ़ लड़की। रातों रात लापिस रॉयल कंपनी बैंकक्रप्ट हो गया। इतना बड़ा कंपनी जो कई सालों से रन कर रहा था, वो अचानक से बैंकक्रप्ट हो गया। ये न्यूज रफ्तार के साथ फैलने लगा, पर आखिर रातों रात इतना बड़ा एम्पायर बैंकक्रप्ट कैसे हो सकता है भला? ये सवाल सभी के मन में चलने लगा। जब लापिस रॉयल कंपनी बैंकक्रप्ट हो गया तो उस कंपनी के ओनर को हार्ट अटैक आ गया, फिर उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। कॉलेज में सीरत अपना दुखड़ा रोते हुए अब भी बता रही थी कुहू को, तभी सीरत का फोन बजा। उसे अपने फोन के दूसरे तरफ बात कर रहे शख्स से पता चला उसके पिता हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं। ये सुन सीरत के होश ही उड़ गए। कुहू सीरत की तरफ देखी। सीरत अपने पिता से बहुत प्यार करती थी। जब उसे पता चला उन्हें हार्ट अटैक का दौरा पड़ा है तो उसके आंखों से आंसू गिरने लगा। तो कुहू फोन ले पूछने लगी। जब उसे पता चला तो सीरत को संभालते हुए हॉस्पिटल ले जाने लगी। कुछ वक्त के बाद हॉस्पिटल आ गया तो कुहू और सीरत दोनों ही हॉस्पिटल के अंदर चली गई। जब वो अंदर गई तो अपने माँ को रोता हुआ अपनी माँ के पास बैठ गई। सीरत की माँ अपनी बेटी सीरत की तरफ देख बोली, बेटा सब कुछ खत्म हो गया हमारा। ये बोल वो रोने लगी तो सीरत पूछ पड़ी, मम्मा डैडी बहुत बीमार है क्या? सीरत की माँ रोते हुए ही बोली, बेटा डैडी तो बहुत बीमार है ही, पर साथ ही हमारे पास कुछ नहीं बचा। पूरा बिजनेस बैंकक्रप्ट हो गया है। अब हमारे पास डैडी के इलाज के लिए भी पैसे नहीं है। डॉक्टर ने कहा है अगर उन्हें टाइम पर पैसे नहीं मिला तो वो डैडी का इलाज करना बंद कर देगा। सीरत ने जब ये सुना तो वो रोते हुए ही पूछी, मम्मा कोई रास्ता नहीं है क्या हमारे पास? अपनी बेटी का बात सुन उसकी माँ एक कंपनी का नाम ले बोली, द ब्लैक पर्ल कंपनी ही हमारी सहायता कर सकता है सीरत, पर मुझे और तुम्हारे डैड को अंदर तक घुसने का परमिशन नहीं मिला, फिर तुम्हारे डैड को हार्ट अटैक आ गया। जब सीरत की माँ ने उसे सब बताया तो छोटी सी सीरत अपने सीने पर हाथ रख बोली, मम्मा मैं जाऊंगी और उन्हें मना कर रहूंगी कि वो हमारे कंपनी को डूबने से बचा ले, साथ ही डैडी के इलाज के लिए भी हेल्प करे। ये बोल सीरत उठ जाने लगी। सीरत की माँ उसे रोकना चाहती थी पर सीरत उससे पहले ही जा चुकी थी तो कुहू भी उसके पीछे पीछे ही चली गई। फिर उससे जाने से रोक कुहू बोली, सीरत पागल मत बन,
उसके कंपनी के अंदर क्या, अंदर जाने वाले गेट के पास भी तुझे कोई खड़ा तक होने नहीं देगा। सीरत तो अभी बस अपने पिता के जान को बचाना चाहती थी। सीरत ने कहू की बातों को इग्नोर करते हुए ऑटो लेने को हुई तो कहू बोल पड़ी, सीरत यार अगर तुझे जाना है तो ठीक है, मेरे कार से चलते हैं। ये बोल ऑटो वाले को जाने का बोल कहू सीरत का हॉर्न पकड़ अपने साथ अपने कार में ले गई। कुछ वक्त के बाद द ब्लैक पर्ल कंपनी आ गया। जैसे ही कार रुका सीरत कार से उतर गेट की तरफ जाने लगी, उसके साथ ही कहू भी चल रही थी। दोनों गेट के पास पहुंचे तो कंपनी के गार्ड्स ने दोनों को रोक पूछा क्या काम है। सीरत छत से अपने महीन आवाज में बोल पड़ी, मुझे इस कंपनी के सीईओ से मिलना है। सभी गार्ड्स एक दूसरे का चेहरा हैरानी से देखने लगे, फिर पूछ पड़े, तुम्हारे पास विजिटिंग कार्ड है? ये तो दोनों में से किसी के पास नहीं था। दोनों ने साथ ही ना कह दिया तो गार्ड बोल पड़ा, सॉरी, तब तो अंदर जाने तुम दोनों को नहीं मिल सकता है। ये बात सुन सीरत गिड़गिड़ाने लगी, प्लीज मुझे अंदर जाने दे दीजिए, प्लीज, अगर आप अंदर जाने नहीं दिए तो मेरे डैड को कुछ हो जाएगा, सिर्फ 2 मिनट के लिए सही पर मिलने दीजिए। सीरत की सभी रिक्वेस्ट को नज़रअंदाज कर गार्ड्स बोले, तुम दोनों बच्ची हो इसलिए तुम्हारे साथ सख्ती से पेश नहीं आ रहा हूँ, अगर एक और शब्द कहा तो मजबूरन मुझे सख्ती बरतना पड़ सकता है। गार्ड का ये बात सुन कहू सीरत का हाथ पकड़ उसके पास आ धीरे से बोली, सीरत चल यहाँ से, ये लोग अंदर जाने नहीं देंगे। सीरत कहू की तरफ देखी, फिर उसके हाथ को खुद के हाथ से छुड़ा बोली, उनसे मिले बिना तो अब सीरत जाएगी नहीं। ये बोल वो गेट के बीचों बीच जा बैठ गई। तभी गार्ड बोल पड़ा, ये क्या कर रही हो? सीरत गार्ड की तरफ अपना छोटा चेहरा उठा बोली, अगर आप मुझे अंदर नहीं जाने दोगे तो मैं यही बैठ उनके आने का इंतजार करूंगी। गार्ड्स उसे उठाने का कोशिश करने लगे तो सीरत छटपटाते हुए अपने हाथ पैर मार सभी गार्ड्स को खुद से दूर करने लगी। कंपनी में ब्रेक का टाइम हो गया तो कुछ लोग कंपनी कैंटीन में खाने चले गए तो कुछ बाहर जाने लगे। जब सभी बाहर जा रहे थे तो उस लड़की को बीच में बैठने के साथ गार्ड्स को उसे भगाने का कोशिश करता हुआ देखने लगे। सभी खाना भूल देख बातें करने लगे, ये लड़की कौन है और क्यों ऐसे बैठी है? कंपनी गेट के पास भीड़ इकट्ठा होने और सीरत नाम की लड़की वहां क्या तमाशा कर रही, ये बात कंपनी के सीईओ को पता चला तो वो जो अभी अभी अपना मीटिंग खत्म कर केबिन में आया था, उसने अपने सेक्रेटरी को ऑर्डर दे दिया, उस लड़की को मेरे केबिन ले आओ। सेक्रेटरी हैरान थी ये सुनकर कि सच में बॉस इस ट्रबल मेकर लड़की से मिलना चाहते हैं। अपने बॉस का ऑर्डर सुन 24 साल की खूबसूरत लड़की जिसका नाम कनक था, वो बाहर सीरत को लाने चली गई। जो लोग वहां खड़े हो इस तमाशे को देख बातें कर रहे थे उन सबको कनक स्ट्रिक्टली अपना काम करने बोली, फिर गेट के पास जा गार्ड्स को लड़की से साइड होने का बोल। उस छोटी लड़की को देखी सीरत की आंखें बच्चों की तरह चमकदार थी और उस चमकदार आंखों में हल्के आंसू थे। उस मासूम बच्ची के पास कनक आ बोली, तुम्हें सर से मिलना है। सीरत खड़ी हो झट से हाँ बोल पड़ी तो कनक सीरत को अपने साथ चलने बोली। तभी कहू भी उसके साथ जाने को हुई तो कनक बोल पड़ी, सिर्फ ये, तुम यहीं वेट करो या फिर सीधे जा रेस्टरूम है, वहां जा अपनी दोस्त का वेट कर सकती हो। कहू का तो मुंह ही बन गया। वो भी लेजेंडरी फिगर इन द बिजनेस वर्ल्ड, द मोस्ट पावरफुल टाइकून से मिलना चाहती थी पर उसे मिलने का इजाजत नहीं मिला। कहू को रेस्टरूम ले जाया गया। वही अकेले जाने में सीरत के माथे से पसीना आने लगा। सीरत के माथे से पसीना आता देख कनक अपने रुमाल को सीरत की तरफ बढ़ा बोली, सर किसी से मिलते नहीं हैं, तुमसे मिलने के लिए तैयार हुए हैं तो कॉन्फिडेंट रहो क्योंकि सर ऐसे लोगों से बात करना पसंद नहीं करते हैं जो खुद में कॉन्फिडेंट ना हो। सीरत कनक के बातों को सुनते हुए रुमाल ले अपने पसीने को पोंछ ली थी। कनक कॉमन एलिवेटर से ही सीरत को अपने साथ सबसे ऊपर मंजिले में ले जा केबिन के बाहर पहुंच दरवाजा नोक की तो एक ठंडा आवाज सीरत और कनक के कानों में पड़ा। कमिंग। आदमी के ठंडे आवाज को सुन सीरत का रूह तक कांप गया। उसे ये आवाज सुना सुना लग रहा था। कनक सीरत को अपने साथ केबिन के अंदर ले गई। सोने से बना लेदर का चेयर पर बैठा शख्स का चेयर मुड़ा हुआ था जिससे सिर्फ उसका पीछे का हाफ पोर्शन ही सीरत को नजर आ रहा था। जब कनक अंदर सीरत को लेकर आ, सर बोली ही थी कि कनक को जाने का इशारा मिल गया। कनक सीरत को दिल की बहुत अच्छी लगी थी। उसके सामने रहते सीरत को थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा था पर उसके जाते ही सीरत के माथे से पसीना फिर आने लगा। वो अपने कांपती आवाज में बोली, सर मेरा नाम सीरत है, मैं बस यहाँ आपसे रिक्वेस्ट करने आई हूँ, मेरे डैड की कंपनी को डूबने से बचा ले आप। सीरत ने जब अपना बात खत्म किया तो चेयर पर बैठा शख्स अपने चेयर को घुमा दिया। चेयर पर बैठे इंसान को देख सीरत हैरानी से देख धीमे से ही बोल पड़ी, कंची आंखों वाला यहाँ का सेव है। तभी एक कठोर आवाज सीरत को सुनाई दिया, क्या कहा तुमने? सीरत का बोला गया धीमा शब्द भी अक्ष के तेज कानों ने सुन लिया था। सीरत छत से हकला कर बोल पड़ी, कुछ नहीं सर। अक्ष सीरत की हकलाहट को देख पॉइंट पर आते हुए बोला, इसके बदले मुझे क्या मिलेगा?
सीरत को कुछ भी समझ नहीं आया। वो अक्ष को अपनी बड़ी बड़ी चमकदार आंखों से देखने लगी। अक्ष अपने लेदर चेयर से उठ एक शेर की तरह अपने धीमे कदमों के साथ सीरत की तरफ जाने लगा। सीरत को ऐसा लग रहा था जैसे वो आज अक्ष का भोजन बनने वाली है। सीरत के पास जा अक्ष उसके चेहरे के थूनी को अपने दो लंबी पतली उंगलियों से पकड़ उसे ऊपर कर अपने कठोर आंखों में देखने के लिए मजबूर करते हुए फिर कोल्डली बोल पड़ा, तुम्हारे डैड के कंपनी को बचाने का मुझे क्या प्रॉफिट मिलेगा। सीरत के छोटे दिमाग में अक्ष के क्लियरली बोलने के बाद जाकर अक्ष का बात घुसा। वो अक्ष की कठोर आंखों को देख पूछी, आपको इसके बदले क्या चाहिए। अक्ष सीरत के करीब जा अपने कठोर डरा देने वाले आवाज में बहुत धीमे कोल्ड तरीके से बोला, तुम। अक्ष का कोल्ड आवाज सुन सीरत का रूह कांप गया, पर उसके पल्ले कुछ पड़ा नहीं। वो अपने बड़ी बड़ी डरे सहमे नजरों से अक्ष को देखने लगी तो अक्ष उससे थोड़ा दूर हो टेबल पर अपने शरीर को टिका बोला, बी माई गर्ल। अक्ष के बातों को सुन सीरत उसे अपने हैरानी से भरे बड़े बड़े आंखों से देखने लगी तो अक्ष एक कोल्ड मुस्कान के साथ अपने शब्द को धीरे धीरे कर कोल्ड तरीके से बोला, बी माई गर्ल बट एज अ स्लेव एंड वार्म माई बेड एवरी नाइट लाइक यू डिड लास्ट नाइट। अक्ष के बातों को सुन हैरानी से सीरत अपने आंखों के पलकों को कई बार झपका कर बोल पड़ी, कल रात आप थे जिसके साथ मैं। इतना कह सीरत चुप हो गई। दूसरी तरफ अक्ष के चेहरे पर अब भी कोल्ड मुस्कान टिका हुआ था। वो सीरत के करीब जा कान में धीमे से बोला, तुम बिस्तर में बहुत अच्छी हो। अक्ष के बातों को सुन सीरत उसे खुद से दूर कर उसके चेहरे पर एक चांटा खींच कर लगाने वाली थी, पर अक्ष उसके छोटे से हाथ को अपने मजबूत हथेली के अंदर कसके दबा बोला, किटन, अगर तुम अपने डैड के डूबे बिजनेस को बचाना चाहती हो तो तुम्हारे पास सिर्फ यही रास्ता है, नहीं तो गेट आउट। अक्ष के मजबूती से उसका हाथ पकड़ने से सीरत की चमकदार आंखों में दर्द के कारण आंसू भर गया था। वो अपने आंसू से भरे आंखों से अक्ष को देखने लगी। सीरत की आंखें तीर की तरह अक्ष को चुभ रहा था। अक्ष उसके छोटे हाथ को आजाद कर दिया तो सीरत झट से अपने हाथ को अपने पास ले आए। अक्ष अपने लेदर चेयर पर जा बैठ कठोरता से बोला, सोचने के लिए तुम्हारे पास 30 सेकंड है। अक्ष का ये बात सुन सीरत झट से बोल पड़ी, अपने आप को बेचने के लिए मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड है। अक्ष कोई जवाब न दे अपने हाथ में पहने डायमंड से बने एक्सपेंसिव रिस्ट वॉच को दिखा, अपने एक उंगली से अपने रिस्ट वॉच पर 2 बार अप डाउन किया। सीरत के हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे थे, पर तभी सीरत के सामने उसका पूरा बचपन याद आने लगा जो उसने अपने पिता के साथ बिताया था। 30 सेकंड पार होने में सिर्फ 3 सेकंड बचा हुआ था तो अक्ष अपने ठंडे कठोर आवाज में बोला, 3, 2। अक्ष जैसे ही 1 बोलने वाला था सीरत झट से बोल पड़ी, मैं तैयार हूँ। अक्ष को पता था ये बच्ची तैयार हो ही जाएगी। अक्ष ने जैसे पूरा प्रिपरेशन करके रखा था कि लड़की अपने बिजनेस का सौदा अपने जिस्म के बदले ही करेगी। अक्ष ने पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट पेपर तैयार कर लिया था। उसने एक कॉल किया तो रोबिन अपने हाथ में पेपर ले अंदर आ डेस्क पर रख चला गया। अक्ष अपने मुंह से शब्द कम कहता अपने उंगली से इशारा ज्यादा करता था। अक्ष ने अपने उंगली के इशारे से सीरत को अपने पास बुलाया। सीरत ये देख अपने कांपते पैर के साथ अक्ष के पास गई तो अक्ष कॉन्ट्रैक्ट पेपर बड़ा बोला, सिग्नेचर। सीरत फाइल को पकड़ पूछी, ये क्या है। अक्ष अपने चेयर को हल्का मोड़ सीरत का कोमल हाथ पकड़ अपने गोद में खींच उसके कान में जा अपने डरा देने वाले आवाज में कोल्डली बोला, कॉन्ट्रैक्ट पेपर। सीरत अपनी कांपती हुई आवाज में पूछी, क्या मैं इसे पढ़ सकती हूँ। अक्ष अपने गर्म सांसों को छोड़ते हुए ही उसके कान में सेडेक्टिवली बोला, ऑफ कोर्स बेबी। अक्ष का आवाज बहुत अट्रैक्टिव होने के साथ बहुत डरावना था, जिस कारण सीरत को अपने शरीर में झंझनाहट के साथ डर के कारण कंपाहट महसूस होने लगा। उसने अपने कांपती हुई हाथों से फाइल को पढ़ना स्टार्ट किया। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा कंडीशन पर सीरत हैरान रह गई। पहला कंडीशन था कि सीरत को अपने हर काम करने से पहले अक्ष से इजाजत लेना होगा। दूसरा कंडीशन, वो अपने घर नहीं जा सकती है। तीसरा कंडीशन, उसे अपने घर वालों से मिलने का इजाजत नहीं है। चौथा कंडीशन, वो कॉलेज जा सकती है पर किसी को अपने तरफ आकर्षित होने नहीं दे सकती, ना ही खुद किसी दूसरे मर्द की तरफ आकर्षित हो सकती है। पांचवा कंडीशन, कॉलेज से सीधा उसे अक्ष के मेंशन आना होगा। 1 मिनट भी देरी हुआ तो उसे पनिशमेंट मिलेगा। यहाँ तक कि 5 में से एक भी कंडीशन का पालन सीरत सही तरीके से नहीं की तो उसे पनिशमेंट मिलेगा। सीरत ने झट से सवाल किया, मैं अपने परिवार से क्यों नहीं मिल सकती हूँ। अक्ष ने अपने धीमे आवाज में बोला, बिकॉज यू आर माई स्लेव। अक्ष के इस बात को सुन सीरत अपने दांतों को पिसते हुए आगे बोली, मैं अपनी मॉम डैड को क्या बोलूंगी। अक्ष गहरी सांस ले अपने कोल्ड आवाज में बोला, इट्स योर प्रॉब्लम बेबी। सीरत को तो अब समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे। तभी अक्ष बोल पड़ा, अब तुम पीछे नहीं हट सकती हो। पीछे हटने का रास्ता तो खुद उसके पास भी नहीं है। उसे नहीं पता वो सारे कंडीशन को कैसे फॉलो करेगी। वो साइन करने से पहले अपना आखिरी सवाल बड़े मासूमियत से पूछी, अगर मैं किसी कंडीशन को प्रॉपरली फॉलो ना करूं तो क्या पनिशमेंट मिलेगा।
अक्ष सीरत के चेहरे को अपनी ओर कर बोला, तुम्हारा शरीर जितना सह ना सके उससे कई गुना अधिक दर्द मैं तुम्हारे शरीर को दूंगा, अगर एक भी कंडीशन तुमने सही से फॉलो नहीं किया तो। अक्ष की बातें डरा देने वाली थी। सीरत छत से साइन कर अक्ष के गोद से कूद कर नीचे उतर फाइल रख भागते हुए जाने को थी, तभी एक कठोर आवाज ने सीरत के पैर को जाने से रोक लिया। तुम्हारे आज रात के परफॉर्मेंस के बाद ही मैं डिसाइड करूंगा तुम्हारे डैड के डूबते बिजनेस को बचाना है कि नहीं। सीरत गुस्से में अक्ष को देखी, पर अभी जरूरत उसे है तो उसका कुछ भी कहना करना बेकार है। उसने बस ठीक है बोल दिया, फिर जाने को हुई तो अक्ष फिर बोल पड़ा, 9 PM होटल ताज। और अपना जवाब दे सीरत चली गई। सीरत जब बाहर आई तो उसकी दोस्त कुहू उसके पास भागते हुए आ पूछी, क्या कहा अक्ष सर ने, वो तेरी हेल्प करने के लिए तैयार है। हाँ, सीरत का जवाब सुन कुहू खुशी से उसे गले लगा ली। तो सीरत अपने मन में बोली, पर इसके लिए मुझे उसका स्लेव बनना होगा। ये बात सीरत कुहू को बता नहीं सकती थी, नहीं तो कुहू उससे ये काम करने कभी नहीं देगी। दोनों फिर साथ चले गए। जब सीरत अपने घर गई तो देखी उसका मेंशन तक नीलाम हो रहा है और उसकी माँ बस नीलाम होता हुआ देखने के अलावा कुछ नहीं कर पा रही है। सीरत अपनी माँ के पास गई तो उसकी माँ उदासी से बोली, सब खत्म हो गया। सीरत अपनी माँ का बात सुन सीरत बोल पड़ी, नहीं मम्मा कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, बस घर ही गया है ना, हमें बहुत जल्द वापस मिल जाएगा। सीरत के बातों को सुन उसकी माँ रोते हुए बोली, हम लोग कहाँ रहेंगे, तुम्हारे कॉलेज का पढ़ाई कैसे होगा, तुम्हारे डैड का इलाज कैसे करवाएंगे। अपनी माँ के सवालों को सुन सीरत बोल पड़ी, मम्मा आप अभी नानू के घर चले जाओ, मैं उनसे बात की हूँ, वो हेल्प करने के लिए तैयार है, पर इसका एक कंडीशन रखा है उन्होंने। ये सुन उसकी माँ बहुत खुश थी, वो बिना कंडीशन को सुने झट से बोल पड़ी, जो भी कंडीशन हो मान लो, बस किसी तरह सब ठीक कर दो बेटा। अपनी माँ का ये बात सुन पता नहीं क्यों पर सीरत को अपने दिल में दर्द महसूस हुआ। उसने कंडीशन के बारे में नहीं बताया, तभी सीरत के नानू आ गए तो सीरत अपने नानू के साथ जाने से मना कर बोली, नानू मैं अपनी दोस्त के साथ रहना चाहती हूँ। सीरत को उसके नानू ने नहीं रोका, वैसे भी हालात अभी बहुत बुरे हो गए हैं, इस हालात में अपने दोस्त के साथ रहना सीरत के लिए अच्छा है, वो कम से कम खुश तो रहेगी अपने दोस्त के साथ। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। रात के 9 बजने वाले थे। सीरत होटल ताज पहुंच चुकी थी, पर ना उसे रूम नंबर पता था ना ही अक्ष का मोबाइल नंबर था उसके पास। वो बाहर ही खड़ी थी, तभी उसके सामने एक आदमी आ बोला, मेरे साथ चलिए। सीरत उसके साथ जाने लगी, तभी वो आदमी उसे होटल की सबसे लग्जरी कमरे में ले जा छोड़ दिया तो सीरत डरते हुए दरवाजा खोल अंदर गई, तभी एक ठंडा आवाज उसे सुनाई दिया, पूरी 2 मिनट लेट हो तुम। ये सुन सीरत झट से बोली, मैं तो टाइम पर आई थी, पर मेरे पास आपका नंबर नहीं था, ना ही आपने रूम नंबर बताया था। अक्ष सीरत के हाथ को कसके पकड़ अपने पास खींच बोला, गलती हमेशा एक स्लेव की होती है, और एक अच्छी स्लेव क्या करती है तुम्हें पता है। सीरत ने अपने छोटे से चेहरे को नाम में मासूमियत से हिलाया तो अक्ष उसके गर्दन पर अपने हाथ को रख अपने अंगूठे से उसका पिच रंग का पतला होंठ सेडिक्टिवली छूता हुआ बोला, एक स्लेव के मुंह से बस सॉरी सर निकलता है। ये बोल उसके होंठों के करीब जा अपने गर्म सांसों को उसके होंठ में छोड़ता हुआ पूछा, क्या निकलता। सीरत की धड़कनें बढ़ चुकी थी, उसने अपने धीमे आवाज में बोला, सॉरी सर। अक्ष उसके होंठों के और करीब आते हुए बोला, मुझे सुनाई नहीं दिया। अक्ष की सेडिक्टिव आवाज के साथ उसका गर्म सांस सीरत के शरीर को गर्म कर रहा था। उसने अपने बढ़ती धड़कनों के साथ अपने शब्दों को ऊंचा करते हुए बोला, सॉरी सर। अक्ष ने कभी ऐसा कुछ किसी लड़की के लिए फील नहीं किया था जो आज सीरत के करीब होकर फील कर रहा था। उसने अपने होंठ को सीरत के होंठ में मिलाने को हुआ, वही सीरत अपने आंखों को बंद कर ली थी। तभी अक्ष बिना किसके सीरत से दूर हो उसके चेहरे की तरफ देखा। उसके बड़े बड़े पलकें जब बंद थी तो वो और भी अधिक प्यारी लग रही थी। अक्ष उसे अपने बाहों में उठा लिया तो सीरत की आंखें खुल गई और वो अक्ष के चेहरे को देखने लगी। अक्ष का भावहीन चेहरा इतना आकर्षित था कि सीरत की नज़र अक्ष के चेहरे से हट ही नहीं रही थी। वही अक्ष सीरत को बाथरूम ले जा बाथटब के अंदर छोड़ दिया, जिससे सीरत को कसके चोट लगा तो सीरत अपने गुस्से से भरे नजरों से अक्ष को देखने लगी। अक्ष को रुलता से बोला, मुझे गंदी चीजें पसंद नहीं, अपने आप को अच्छे से साफ कर बिस्तर पर आओ। ये बोल अक्ष जाते हुए अपना आखिरी शब्द बोला, 5 मिनट है तुम्हारे पास अपने आप को क्लीन करने के लिए। ये बोल अक्ष बाथरूम से बाहर निकल गया। वही सीरत अपने दांतों को पिसते हुए अपने आप को साफ कर बोलने लगी, खड़ूस कहीं का, मुझे गंदा बोला, खुद गंदा है वो। ये बोल गुस्से में सीरत अपने आप को साफ करते हुए अक्ष को गालियां पर गालियां देने लगी। उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ था कि उसका जोर से बोला शब्द अक्ष सुन रहा होगा। इडियट, रास्कल, नहीं नहीं सीरत, वो तो परवर्ट है। अपने लिए उस छोटी बच्ची के मुंह से ये सुन अक्ष का आंख शैतानी रूप ले लिया।
सीरत जल्दी से नहा तो ली, पर उसके पास यहाँ कोई कपड़े ही नहीं थे। ऊपर से अक्ष ने उसे कपड़ों के साथ ही बाथटब में डाल दिया था। सीरत अपने शरीर पर तौलिया लपेट बाथरूम का थोड़ा सा दरवाजा खोली तो अक्ष दरवाजे की तरफ देखा तो सीरत झट से दरवाजा बंद कर दी। ये देख अक्ष आवाज दिया, क्या हुआ? सीरत धीरे से मिमियाते हुए बोली, मेरे पास कपड़े नहीं है। सीरत के इस बात को सुन अक्ष ने बिना कोई शर्म का जवाब दे दिया, तुम्हें कपड़े का जरूरत भी नहीं है, बाहर आ जाओ। सीरत ये सुन गुस्से में दांतों को पिसते हुए खुद में बोली, बेशरम कहीं का। ये बोल सीरत गहरी सांस ली, फिर धीरे धीरे दरवाजा खोली। सीरत का शरीर जब अक्ष ने तौलिए में लिपटा हुआ देखा तो उसका नजर उससे हटना ही बंद हो गया। सीरत तौलिए को कसके पकड़ अपने छोटे कदमों के साथ अक्ष के पास आ रही थी। सीरत के गोरे शरीर पर पानी की बूंदें हीरे के मोतियों के समान लग रहे थे। सीरत के भीगे जिस्म को देख अक्ष अपने आप से कंट्रोल खोता जा रहा था। जैसे ही सीरत उसके पास आ अपने नजरों को झुकाए खड़ी हुई तो अक्ष उसके हाथ को पकड़ उसे बिस्तर पर ला खुद उसके ऊपर हो गया। फिर अक्ष सीरत के शरीर का हर हिस्सा को बड़े गौर से निहारने लगा। निहारते हुए वो सीरत के कान के पास जा उसके कान को अपने जीभ से लीक किया तो सीरत का कान टमाटर की तरह लाल हो गया। वही अक्ष अपने गहरे सेडिक्टिव आवाज में फिर बोला, क्या कहा था तुमने मुझे? परविट। क्या उसे उसका सारा बात सुनाई दे रहा था? सीरत मन में ये सोचते ही उसका पूरा चेहरा डर से भर गया। अब तो उसे लग रहा था अक्ष से आज कच्चा ही निगल जाएगा। निगलने तो अक्ष वाला था उसके पूरे शरीर को। सीरत ने चुप्पी बनाए रखा तो अक्ष अपने चेहरे को ऊपर कर अपनी नजरें उसके नजरों से जा मिलाया तो सीरत झट से बोल पड़ी, सॉरी सर। बाथरूम के अंदर से जब सीरत का आवाज आ रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे ये लड़की कितनी बोल्ड हो, पर अक्ष के सामने आते ही उसका पूरा बोल्डनेस भीगी बिल्ली का रूप ले लिया था। अक्ष उसके पिच रंग के होंठों को अपने अंगूठे से सेडिक्टिवली सहलाते हुए बोला, किटन ये अच्छा है, पहले गलती करो फिर बस माफी मांग लो, पर अक्ष रायचंद्र को अभी माफी नहीं चाहिए। सीरत अपने आंखों को बड़ी बड़ी कर पूछी, तो क्या चाहिए? अक्ष बिना कोई जवाब दिए उसके होंठों पर जा प्यार से चूमने लगा। ये एहसास सीरत के शरीर में झंझनाहट पैदा कर दिया। वो अक्ष के कंधे पर अपने छोटे से हाथ को रख ली, तभी अक्ष का प्यार भरा किया किसी जानवर का रूप लेने लगा। वो उसके होंठों को कुरूलता से चूसे जा रहा था। सीरत को अपने कोमल होंठों में दर्द होने लगा। वो उसे खुद से दूर करने लगी तो अक्ष उसके दोनों हाथ को ऊपर कर कसके पकड़ कुरूलता से बोला, हर रात मेरे साथ बिताना तुम्हारे लिए किसी नर की तरह होगा। अक्ष के इस बात को सुन सीरत अपने मासूमियत से भरे महीन आवाज में पूछी, हम मानते हैं हम अपने आप को आपके पास बेच दिए हैं, पर आप हमारे साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हैं? अक्ष उसके गालों को कसके पकड़ बोला, एक अच्छी स्लेव की तरह बिहेव करो, मुझे सवाल सुनना पसंद नहीं है। ये बोल अक्ष फिर अपने होंठ उसके होंठ में रख कुरूलता से चूमने लगा। सीरत की आंखों से आंसू बहने लगा था। जब अक्ष ने सीरत की चमकती आंखों में आंसू देखा तो वो उसके होंठों से दूर हो उसके बहते आंसू को अपने अंगूठे से पहुंच बोला, ये तो अभी शुरुआत है किटन। अक्ष का कठोर बातें सुन सीरत के मन में डर भर गया, पर वो अपने आप को बेच चुकी थी। उसके पास अक्ष के दिए दर्द को सहने के अलावा कुछ नहीं बचा था। अक्ष उसके होंठों को और तकलीफ न देते हुए उसे प्यार से चूमा। ये शायद सीरत के आंसू ही था जिस कारण वो सीरत पर नरमी बरतने लगा था। वो उसके होंठों को चूमते हुए उसके गर्दन के पास जा चूमने लगा, साथ ही उसके हाथ सीरत के शरीर को भी सहला रहे थे। सीरत अक्ष के चूमने के कारण मधक सिसकियां लेने लगी थी। आह! अक्ष ने जब सीरत के मधक से भरे सिसकियों को सुना तो उसके अंदर का लस्ट बढ़ गया। वो उसके जिस्म से जैसे ही तौलिया हटाया तो सीरत अपने हाथ को अपने जिस्म में रखने ही जा रही थी, पर अक्ष उसके हाथ को पकड़ लिया। सीरत अपने तेज होती सांसों के साथ अक्ष के आंखों को देखने लगी।